हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइशर्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली 11 एम अपनी क्लास आती है स्कोर बूस्टर क्लास। डेली एट 11 एम आपकी क्लास आती है स्कोर बूस्टर क्लास, विच इज फॉर योर आरआरबी पीओ एग्जाम, है ना। आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जाम के लिए क्लास डेडिकेटेड है, जिसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें इनइक्वालिटीज, लॉग्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन सब कुछ इंक्लूड रहता है ना। और आज अपना ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो ऑलमोस्ट अपने 180 क्वेश्चंस के अराउंड प्रैक्टिस हो जाएगी अभी तक इस सीरीज में। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को बिना देरी किए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा मैं सपोर्ट, एक मैं जो कहता हूँ ना फेवर चाहूंगा कि आप लोग सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। राइट, ये तीन काम आप लोग कर लीजिएगा, और ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड द पीडीएफ ऑफ क्लासेस। देखते हैं आज हम क्या करेंगे। आज हम करेंगे सेम 5 लॉग्स हमेशा की तरह स्टार्टिंग में, फिर इनइक्वालिटी करेंगे 5, फिर ब्लड रिलेशन करेंगे, फिर डायरेक्शन डिस्टेंस, फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग, और फिर नंबर सीरीज से क्वेश्चन। तो ये 6 टॉपिक हम लोग ने आज इंक्लूड करें जो हम लोग इसमें करने वाले हैं। आइए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ इसको सॉल्व करें टाइमर लगा के। पहला स्टेटमेंट है सम कैमरा आर सुपर। कुछ कैमरा क्या है सुपर। ओनली अ फ्यू सुपर आर अमेजिंग। केवल कुछ ही सुपर क्या है अमेजिंग। और ऑल अमेजिंग आर स्टार। और सभी अमेजिंग क्या है स्टार है। कंक्लूजन 1 कहता है सम कैमरा आर नॉट स्टार। बोल रहा है जो कैमरा, कुछ कैमरा जो स्टार नहीं है। देखो कैमरा स्टार के बीच में कोई रिलेशन दे नहीं रखा, और जिनके बीच में कोई रिलेशन ना हो उनके बारे में हम डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते, ना नेगेटिव में डेफिनेटली, ना पॉजिटिव में डेफिनेटली। तो सम कैमरा नॉट स्टार गलत है। सम सुपर आर नॉट अमेजिंग। अब बोल रहा है कुछ सुपर अमेजिंग नहीं है। यहां पे उसने साफ साफ बोला है केवल कुछ ही सुपर अमेजिंग है। अब जब केवल कुछ ही सुपर अमेजिंग है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बचे कुछ सुपर है वो अमेजिंग नहीं है। तो वो यही कह रहा है कि कुछ सुपर अमेजिंग नहीं है। ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा ओनली टू फॉलोज। अगला कह रहा है सम हाइट इज नॉट बिग। कुछ हाइट जो है वो बिग नहीं है। तो हाइट का मैंने इतना पोर्शन मान लिया, वो क्या नहीं है, बिग नहीं है। ऑल बिग आर क्वीन। सभी बिग क्वीन है, ठीक है। ओनली अ फ्यू क्वीन आर क्लेवर। केवल कुछ ही क्वीन क्या है, क्लेवर है, ठीक है। कंक्लूजन 1 कह रहा है सम हाइट इज नॉट क्लेवर। देखो कुछ हाइट क्लेवर नहीं है, वही वाली बात है। हाइट का क्लेवर से कोई रिश्ता नहीं दे रखा, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। तो कुछ हाइट क्लेवर नहीं है, ये मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता। अगर ये बोलता कि सम हाइट इज नॉट क्लेवर इज अ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में ये वाली बात सही हो जाती, पॉसिबिलिटी में ये वाली बात सही हो जाती, लेकिन डेफिनेटली गलत है। फिर कह रहा है ऑल क्लेवर बीइंग क्वीन इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे क्लेवर क्वीन हो सकते हैं? हाँ, सारे क्लेवर क्वीन हो सकते हैं, लेकिन सारे क्वीन क्लेवर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसने बोला है केवल कुछ ही क्वीन क्लेवर है। तो केवल कुछ ही क्वीन क्लेवर का मतलब सारे क्वीन क्लेवर नहीं हो सकते, लेकिन सारे क्लेवर क्वीन हो सकते हैं। तो आंसर होगा ओनली टू फॉलोज। नेक्स्ट, नो पिस्ता इज पान। कोई भी पिस्ता पान नहीं है। तो मतलब पिस्ता और पान का रिलेशन कैंसिल। ओनली अ फ्यू पान आर टोमेटो। केवल कुछ ही पान टोमेटो है। एंड फ्यू पिस्ता आर ओट। कुछ पिस्ता क्या है, ओट। तो इस तरीके से अपना रिलेशन बन गया। कंक्लूजन कह रहा है ऑल ओट कैन नेवर बी पान। सारे ओट कभी पान नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अगर आपने सारे ओट को पान में ले गए तो ओट का वो हिस्सा जो पिस्ता से शेयर हो रहा है वो भी पान में जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है, क्योंकि पिस्ता पान का रिलेशन कैंसिल है। फिर बोल रहा ऑल टमाटो और पिस्ता इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे टमाटो पिस्ता में जा सकते हैं? क्या सारे टमाटो पिस्ता में जा सकते हैं? अब वही वाली बात है, अगर सारे टमाटो पिस्ता में गए तो टमाटो का वो हिस्सा जो पान के साथ शेयर हो रहा है वो भी पिस्ता में जाएगा, और वो तो अलाउड है ही नहीं। तो ऑल टमाटो और पिस्ता इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो आंसर पहला वाला सही होगा, ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट, फोर्थ में कह रहा है नो विलेज इज सिटी। कोई भी विलेज सिटी नहीं है। सेकंड कह रहा है ओनली अ फ्यू सिटी आर होटल। केवल कुछ ही सिटी क्या है, होटल है। सम होटल इज नॉट यूज। बोल रहा है कुछ होटल क्या नहीं है, यूज नहीं है। तो मैंने मान लिया होटल का ये वाला पार्ट इतना जो है वो यूज नहीं है। कंक्लूजन सम होटल इज नॉट विलेज इज अ पॉसिबिलिटी। अब ना पहले इसका डेफिनेट पार्ट चेक कर लो, ये डेफिनेट पार्ट गलत है या सही है। अगर गलत होगा तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, और सही हुआ तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। तो देखो जरा, सम होटल इज नॉट विलेज। कुछ होटल विलेज नहीं है। अब कौन से होटल विलेज नहीं है ये बताओ, कौन से होटल विलेज नहीं है। आप कहोगे सर वो वाले होटल विलेज नहीं है जो सी के साथ शेयर हो रहे हैं, क्योंकि वी का सी से मना है, इस विलेज का सिटी से रिलेशन बना है। तो सिटी का वो पार्ट जो होटल में आ रहा है वो भी विलेज से मना हो गया। तो कुछ होटल विलेज नहीं है, ये वाली बात क्या हो गई, ट्रू हो गई। और जो चीज ऑलरेडी ट्रू होती है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, याद रखना। जो ऑलरेडी ट्रू होता है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो वो कह रहा है कुछ होटल विलेज नहीं है, जबकि आपको पता है कि कुछ होटल विलेज है। कौन से होटल विलेज हैं जो सी के साथ कुछ होटल विलेज नहीं है। कौन से होटल विलेज नहीं है जो सी के साथ शेयर हो रहे हैं, वो वाले होटल विलेज नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहा है सम यूज कैन नेवर बी सिटी। कुछ यूज कभी सिटी नहीं हो पाएंगे। ये गलत है। क्यों? क्योंकि सारे यूज सिटी में आ सकते हैं भाई, कौन रोक रहा है इसको। तो दोनों ही गलत हो गए। दोनों गलत का मतलब नाइदर वन नॉर टू। ऑप्शन नंबर अपना डी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर सही क्या बनेगा, इसका सही आंसर क्या बनेगा। ठीक है, आइए इनइक्वालिटी क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इनइक्वालिटी क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, जिसमें रिलेशन मांगा है पी और एल में, और पी की तरफ फेसिंग सिंबल है फर्स्ट प्रायोरिटी का। तो पी से लेके एल तक रिलेशन कैसे बनेगा? पी से एल अपना रिलेशन कैसे बन सकता है भैया? पी से एस से बनेगा। देखो पी से एस और एस से एल। तो पी से एस पे आया सिंबल पी की तरफ है सेकंड प्रायोरिटी, और एस से एल पे आया सारे सिंबल एस की तरफ है फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी। हमें फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए थी जो यहाँ पे मिल रही है, तो पहला वाला कंक्लूजन सही। जी और वाई में चाहिए, जी की तरफ फेस कर रहा है सेकंड प्रायोरिटी का सिंबल। तीन प्रायोरिटी होती है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी का, ये सेकंड प्रायोरिटी का, और ये थर्ड प्रायोरिटी का। उसी तरीके से ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, और ये भी थर्ड प्रायोरिटी। ज्यादा डिटेल में अगर इनइक्वालिटी पढ़ना है तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी, आप उसमें वॉच कर सकते हैं। अब जी ग्रेटर देन इक्वल वाई का रिलेशन अगर बनाना है तो जी और वाई के बीच में सेकंड प्रायोरिटी का सिंबल आना चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल आए तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जी के पास पहली प्रायोरिटी का है, यहाँ पे भी जी के पास पहली प्रायोरिटी का है, और जी कहीं पे है नहीं, तो देखना बेकार है, ये तो वैसे ही गलत हो गया है ना। तो आंसर क्या होगा? ओनली वन फॉलोस। नेक्स्ट, डी ग्रेटर एम। डी ग्रेटर एम मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा है डी की तरफ फेस करते हुए, तो डी से एम कैसे कनेक्ट होगा बताओ? एम तक मैं पहुंच सकता हूं डब्ल्यू एफ वगैरह की जरूरत से, तो डी किसके बराबर है? एफ के, तो एफ की जगह पे डी रख दूं। और डी से एम आ नहीं सकता क्योंकि डी की तरफ फेस नहीं कर रहा, क्योंकि डी की तरफ फेस कर नहीं रहा, तो ये पहला गलत। फिर एफ ग्रेटर ओ। एफ और ओ कैसे कनेक्ट हो सकता है? देखो एफ ये गया और ओ ये गया, तो एफ से लेके ओ तक आया, सारे सिंबल एफ की तरफ है, ये भी, ये भी और ये भी। ये फर्स्ट प्रायोरिटी का है और आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रही है, बस सेकंड फॉलो करके आंसर क्या बनेगा? ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एट्थ पे आइए। जेड ग्रेटर पी मांगा है, जेड की तरफ फेसिंग और फर्स्ट प्रायोरिटी का है, तो जेड की तरफ फेसिंग कैसे बनेगा देखो जरा। जेड से पी हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखो जेड, यहाँ पे डब्ल्यू कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन है डब्ल्यू, लेकिन जेड ओ वी से जाऊंगा तो यहाँ पे ओ वी कुछ है ही नहीं जिससे मैं पी पे आ पाऊं, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जेड से डब्ल्यू जाना पड़ेगा, लेकिन जेड से डब्ल्यू आ नहीं सकता क्योंकि जेड की तरफ सिंबल फेसिंग नहीं है, तो ये गलत हो गया। सेकंड, जी ग्रेटर देन इक्वल एच। अब जी और एच कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सेकंड प्रायोरिटी का मांगा है, यहाँ पे जी की तरफ फर्स्ट प्रायोरिटी का है, यहाँ पे भी फर्स्ट प्रायोरिटी का है, और कहीं पे जी मिल नहीं रहा, तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो आंसर बनेगा नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। नाइदर वन नॉर टू फॉलोज इज द राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन पे आइए, देखिए नाइन्थ का आंसर क्या बनेगा। वाई ग्रेटर एस मांगा है, अब वाई और एस में रिलेशन मांगा है, तो वाई और एस कैसे बन सकता है? एस ये क्या, अब एस तक मुझे आने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी? देखो y से z आना पड़ेगा, z से t और t से s। लेकिन y से z में आ ही नहीं सकता क्योंकि y के अपोजिट सिंबल है, क्योंकि y की तरफ तो फेसिंग चाहिए, लेकिन यहाँ पे y की तरफ फेसिंग नहीं है, तो ये गलत हो गया। और s और v को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि s की तरफ सिंबल होना चाहिए, इधर मांगा गया है कंक्लूजन में, लेकिन यहाँ पे s की तरफ सिंबल नहीं है और कहीं पे कुछ है भी नहीं, तो ये भी क्या हो गया? गलत। अब दोनों गलत हैं और जल्दबाजी में हम लोग इसका आंसर नाइदर नॉर लगा देंगे, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इंतजार करोगे, थोड़ा सा देखोगे, तो आप ये देखोगे कि ये जो y है ना, क्योंकि s और s तो सेम है, लेकिन ये y जो है वो v के इक्वल है, ये y v के इक्वल है। तो आप पहले वाले कंक्लूजन को v ग्रेटर s भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि y v के इक्वल है। तो v ग्रेटर s और दूसरा कंक्लूजन हो गया v लेस देन इक्वल s। दोनों गलत भी हो रहे हैं, दोनों के एलिमेंट भी सेम हो गए, है ना। अब v और s के बीच में, v एंड s के बीच में नो रिलेशन का केस बन रहा है। किसका केस बन रहा है? नो रिलेशन का। और जब कभी भी नो रिलेशन का केस होता है तो इनइक्वालिटी में आपको पता है कि इनके बीच में तीन रिलेशन बनेंगे, या तो v बड़ा होगा, या v छोटा होगा, या v बराबर होगा। तो यहां पे देखो v बड़ा भी है और छोटा और बराबर भी है, तो मतलब ईदर और की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का मैच कर जाएगा, ईदर और। तो बस जल्दबाजी में नीदर और नॉर जिसने लगाया होगा उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि y यहाँ पे v के इक्वल दे रखा है, ये अपन को याद रखना था, है ना। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर सही क्या बनेगा। चलो, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि अपना किसका है? ब्लड रिलेशन का है। तो देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन। 9% VWXYZ LMNOR in the family which consists of 3 जनरेशन। 3 जनरेशन है परिवार में, परिवार में कितनी है? 3 जनरेशन। नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, सिंगल पेरेंट है नहीं। नंबर ऑफ मेल मेंबर आर वन मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल मेंबर। तो 9 में से 5 आपके मेल होंगे, 5 मेल होंगे और 4 फीमेल होंगी, क्योंकि एक ज्यादा है मेल मेंबर इसलिए, ठीक है। फिर यहां से अपनी लाइन स्टार्ट है इंपॉर्टेंट, और उसने ये भी बोला याद रखना कोई सिंगल पेरेंट है नहीं, सिंगल पेरेंट कोई है नहीं। एन एंड एम आर सिबलिंग, एन और एम सिबलिंग है, तो एन और एम को हमने सिबलिंग बना दिया, ठीक है। ओ इज द मदर ऑफ डब्ल्यू, ओ माँ है डब्ल्यू की, ठीक है। डब्ल्यू हु इज मैरिड टू वी, डब्ल्यू की शादी वी से हुई है, ठीक है। वाई इज मैटरनल अंकल ऑफ एल। अब देखो वाई अगर मैटरनल अंकल है एल का, मैटरनल अंकल मतलब होता है मदर का ब्रदर, है ना, माँ का भाई।
तो वाई मैटरनल अंकल मतलब मामा है एल का, तो कैसे होगा वाई मामा एल का, कि वाई की एक बहन होगी जिसका एक बच्चा होगा एल, और सिंगल पेरेंट कोई है नहीं, तो ये जो लड़की है इसका एक हस्बैंड भी होगा यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमने ना कुछ तोड़ तोड़ के रिलेशन बना लिए, तोड़ तोड़ के अलग अलग रिलेशन बना लिए हम लोगों ने। एक्स डज नॉट बिलोंग टू द थर्ड जनरेशन, एक्स थर्ड जनरेशन से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। एंड इज अ डॉटर ऑफ एन, और एक्स डॉटर है एन की, तो एन की डॉटर है एक्स। अब वो एक्स थर्ड जनरेशन से बिलोंग नहीं करती, तो एक्स के बाद एक जनरेशन और आएगी, तो एक्स सेकंड जनरेशन में रहेगी। और एक्स डज नॉट बिलोंग टू थर्ड जनरेशन एंड इज अ डॉटर ऑफ एन, एन की बेटी, तो मतलब एन की भी शादी हुई होगी, है ना, क्योंकि सिंगल पेरेंट कोई है नहीं। चलो आगे देखते हैं। डब्ल्यू इज द फादर ऑफ एल, डब्ल्यू पिता है एल का, तो डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू पिता हो गया एल का। डब्ल्यू की वी से हुई है तो वी आ गया यहाँ पे। डब्ल्यू का पेरेंट ओ था, तो डब्ल्यू के ऊपर ओ ऐसे बन के आ गया, ओ फीमेल। और सिंगल पेरेंट कोई है नहीं, तो ओ का भी एक पति होगा इस तरीके से। तो ठीक है, ये ओ डब्ल्यू वी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, ओ डब्ल्यू वी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, ये वाला पार्ट मैंने इधर कनेक्ट कर लिया इससे, ठीक है। तो एक दो तीन चार पांच छह, और तीन लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, सात आठ नौ। तो बस अब इन तीन को इससे मिलाना और देखना है कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यू इज द फादर ऑफ एल हो गया, जेड इज द ग्रैंड सन ऑफ ओ, जेड ग्रैंड सन है ओ का। वी हैज ओनली वन डॉटर, वी की केवल एक ही बेटी है, तो ये बेटी हो गई एल, ठीक है। अब इस चीज को ना अगर मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा अच्छे से मैं बना देता हूँ, जैसे ओ फीमेल और उसका एक पति, ठीक है। ओ का एक बच्चा है डब्ल्यू, डब्ल्यू की शादी हुई है वी से, और वी का एक भाई है वाई, वी की एक औलाद है एल। तो यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, पांच नोन है, और यहाँ पे तीन नोन है, पांच और तीन आठ। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, तीन जनरेशन चाहिए, और जेड इज ए ग्रैंडसन ऑफ ओ, जेड ग्रैंडसन है ओ का। तो जेड जो है हो सकता है कि डब्ल्यू और वी का बच्चा बना दूं, है ना, ऐसे बन सकता है। और एन की शादी करानी है, और यहाँ पे ओ अपने पति को ढूंढ रहे, तो एन की शादी इससे करा दूं, ठीक है। और एन की एक बेटी भी होनी चाहिए, एन की एक बेटी होनी चाहिए एक्स, तो एक्स डब्ल्यू की बहन बना दूंगा यहाँ पे इस तरीके से। और एन का एक सिबलिंग एम, तो एन का एक सिबलिंग एम। तो तीन और चार सात और दो नौ, पूरे नौ लोग इस तरीके से बन के आ गए। और उसने कहा था कौन सेकंड जनरेशन से नहीं है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू द थर्ड जनरेशन, तो एक्स थर्ड जनरेशन में आ भी नहीं रहा है, ठीक है। और एंड ये डॉटर ऑफ एन, और एन की बेटी हो गई। तो ओ और एन के बच्चे हो गए एक्स और डब्ल्यू, और वी और डब्ल्यू और वी के बच्चे हो गए कौन, जेड और एल। तो ये इस तरीके से रिलेशन बनेगा। अब मेल पांच थे, तो पांच मेल में से एक दो तीन चार, चार मेल हुए, तो एम भी क्या हो जाएगा, मेल। तो ये इस तरीके से अपना ब्लड रिलेशन पूरा बन के आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं। ओ की शादी किससे हुई है, ओ की शादी एन से हुई है मेरे अकॉर्डिंग, तो एन इसका आंसर होगा। यदि एम इज मैरिड, यदि एम की शादी हो जाए, अब एम की अगर शादी हो जाए तो एम की एक बीबी आ जाएगी यहाँ पे, अब वो पता नहीं कौन होगी। देन हाउ हिज वाइफ इज रिलेटेड टू एन, तो एम की वाइफ एन की क्या लगेगी, तो एम की वाइफ एन की सिस्टर इन लॉ लगेगी, सिस्टर इन लॉ का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, जो कि डायरेक्शन डिस्टेंस का है, सभी के सामने है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिलेशन बनेगा। सबसे पहले बोल रहा है कि जे 5 मीटर ईस्ट में है आई के, तो अगर मेरे पास आई ये गया, तो जे 5 मीटर ईस्ट में इस तरीके से बनेगा, जे 5 मीटर ईस्ट ऑफ आई। जे एच और ए के बीच में है, जे एच और ए के बीच में है। अब ऐसा हो सकता है कि या तो वर्टिकली बीच में होगा या हॉरिजॉन्टली बीच में होगा, है ना, कैसे भी हो सकता है। जे एच और ए के बीच में, और ए साउथ में है एच के। अब अगर ए साउथ में है एच के, तो जे इनके बीच में, तो जे कुछ इस तरीके से बनेगा, जे इनके बीच में। तो इसका मतलब एच आएगा ऊपर और ए आएगा नीचे, इस तरीके से। डिस्टेंस नहीं पता कितनी है, डिस्टेंस नहीं पता कितनी है, वो बाद में देखी जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे और क्या है। डिस्टेंस बिटवीन जे एंड ए इज वन मोर, जे और ए के बीच की दूरी एक ज्यादा है आई और जे से। तो आई और जे की दूरी 5 है, तो जे और ए की दूरी कितनी हो जाएगी, एक ज्यादा मतलब 6 हो गई। तो 6 दूरी ये होगी, क्योंकि जे बीच में है एच और ए की, ठीक है। फिर डिस्टेंस बिटवीन जे एंड एच, अच्छा अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एच इज 7, सॉरी सॉरी, उसको 6 नहीं कर सकते हम। उसने एग्जैक्टली मिडिल नहीं कहा था ना हमसे, सॉरी। उसने एग्जैक्टली मिडिल नहीं कहा था, उसने बस ये कहा था कि जे बीच में है एच और ए के। उसने कहा था जे इज बिटवीन एच एंड ए, जे बीच में एच और ए के, और ए साउथ में है एच के। जे और ए की दूरी एक ज्यादा है आई और जे से, तो आई और जे में 5 थी, तो जे और ए की 6 हो गई। और जे और एच की दूरी 7 है। अगर वो बोलता है एग्जैक्टली बीच में है जे एच और ए के, तो 6 ये होता, तो 6 ये भी होता, लेकिन एग्जैक्टली बीच में नहीं है। तो इसीलिए उसने जो बोला है वो 7 मीटर हमें फिक्स करना पड़ेगा। फिर बी 8 मीटर ईस्ट में है ए के, बी 8 मीटर ईस्ट में है ए के।
T 3 मीटर नॉर्थ में है बी के। T 3 मीटर नॉर्थ मतलब ये 6 का आधा हो जाएगा, ये 6 है ना, 6 का आधा हो गया ये इस तरीके टी, और ये 3 मीटर नॉर्थ में हो गया बी के। W 4 मीटर साउथ में है सी के। W 4 मीटर साउथ में सी के। अब W और सी कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन सी के लिए बोला है सी जो कि 8 मीटर ईस्ट में एच की। सी 8 मीटर ईस्ट में एच के, तो सी अगर 8 मीटर ईस्ट में है एच के, तो मतलब यहाँ पे आएगा सी एग्जैक्टली, क्योंकि ये नीचे वाली दूरी 8 है, तो ये भी 8 होगी, और ये हो गया सी। और डब्ल्यू 4 मीटर साउथ में है सी के। 4 मीटर साउथ का मतलब हो गया ये इस तरीके से, ये 7 है ये दूरी, ये वाली दूरी 7 है, तो 7 का 4 पार्ट मैंने ये निकाल लिया और 3 पार्ट रिमेनिंग है, ठीक है। और ये डब्ल्यू वाला पॉइंट हो गया, कौन हो गया, डब्ल्यू, ठीक है। सारे पॉइंट कनेक्ट हो चुके हैं। अपने क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू टी। डब्ल्यू कितनी दूरी पे और किस दिशा में है टी से। डब्ल्यू कितनी दिशा में और कितनी दूरी पे है टी से। तो डब्ल्यू और टी के बीच की दूरी देखूंगा तो यहाँ पे जो दूरी बची है, ये जो दूरी बची है कितनी बची है, ये दूरी बची है 3, और ये दूरी जो बची है वो कितनी बची है, ये भी बची है 3। तो डब्ल्यू अगर मैं टी से देखूंगा, डब्ल्यू जो मैं टी से देखूंगा तो टी से 6 मीटर नॉर्थ में है, कितना, 6 मीटर नॉर्थ में, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जे एंड बी, जे और बी के बीच की कम से कम दूरी। तो जे अपना ये गया, बी अपना ये गया, तो देखो जे और बी की कम से कम दूरी लगाओगे पाइथागोरस लेगा, तो ट्रिपलेट क्या बनेगा, 8 और 6 का ट्रिपलेट हमेशा 10 होता है, ये तो आपको पता होगा। 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, 64 और 36 100, और 100 होता है 10 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि अपना ऑर्डर एंड रैंकिंग का है ना। आप सभी के सामने देखा इंग्लिश हिंदी में, सभी लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। 7 ब्लू ड्रम्स, अरे बाप रे बाप, ये ब्लू ड्रम आ गए फिर से। कुछ ब्लू ड्रम डी जी एच जे के टी एंड यू कंटेन डिफरेंट लीटर्स ऑफ वाटर एंड आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर। मतलब ये इंग्लिश में, ये हिंदी में, और यहाँ पे भी आज हिंदी में आ गया, चलो कोई बात नहीं, हिंदी में ही सॉल्व कर देंगे। 7 नीले ड्रम डी जी एच जे के टी और यू में अलग अलग लीटर पानी है, और उन्हें पानी की मात्रा के अनुसार अवरोही, अवरोही मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग क्रम में लगाया गया है। तो 7 ड्रम है, 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7। अब उन्हें क्या है, घटते हुए क्रम में हमें लगाना है, घटते हुए क्रम में हमें उन्हें लगाना है सारे ड्रम को, ठीक है। सभी ड्रम्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों को लगाना है। सबसे पहले बोल रहा है केवल एक ड्रम में के से अधिक लीटर पानी है, ओनली वन ड्रम कंटेन मोर लीटर ऑफ वाटर देन के। तो के से ज्यादा केवल एक ही में है, तो के यहाँ पे आएगा, क्योंकि के से ज्यादा केवल एक ही में, तो के दूसरे पे आएगा, तभी के से ज्यादा एक ही में हो पाएगा, है ना, तभी एक ही में ज्यादा हो पाएगा के से। फिर बोल रहा है डी में जे से अधिक, डी में जे से तो अधिक है, लेकिन जी से कम पानी है। तो पहले जी आएगा, फिर डी आएगा, फिर जे। अब देखेंगे कहां पे आएगा, ठीक है। टी में जी से अधिक, टी में जी से अधिक, तो टी में जी से अधिक ऐसे होगा, लेकिन यू से कम पानी है, ठीक है। तो यू टी जी डी जे, तो ये 5 लोग कैसे आ सकते हैं, यू टी जे डी जे, या फिर यू पहले पे भी आ सकता है और वो लोग बाद में भी आ सकते हैं, ठीक है। जिस ड्रम में पानी की दूसरी सबसे कम मात्रा है उसमें 4 लीटर, सबसे कम मात्रा दूसरी सबसे कम वाला 4 यहां पे आ जाएगा। एच और जी के बीच 2 ड्रम रखे गए हैं, एच और जी के बीच 2 ड्रम रखे गए हैं। अब एच और जी के बीच 2 ड्रम रखे गए हैं, और पहले वाले में बाद की तुलना में कम पानी है। देखो उसने क्या बोला, एच और जी के बीच में 2 ड्रम रखे गए हैं। अब या तो एच पहले आएगा या जी पहले आएगा, लेकिन उसने बोला एच और जी के बीच 2 ड्रम रखे गए हैं, और पहले वाले में, पहले वाले मतलब एच में बाद की तुलना में कम पानी है, तो मतलब एच में कम है, तो एच में कम है तो पहले जी आएगा फिर एच आएगा, तो ये वाला गलत होगा, ये वाला सही होगा। तो जी 1 2 और एच। तो अब ये जो आपको फिक्स करने हैं, यू टी जी डी जे और एच, ऐसे फिक्स हो गई। और यहां पे एक लाइन देखना कितनी प्यारी दी थी इंग्लिश में, कि 2 ड्रम्स आर केप्ट बिटवीन एच एंड जी, एच और जी के बीच में 2 ड्रम है, एंड द फॉर्मर कंटेन्स दिस फॉर्मर, ये फॉर्मर मतलब क्या है, फॉर्मर मतलब पहला, तो फॉर्मर कौन है यहाँ पे, फॉर्मर है एच, एंड द फॉर्मर कंटेन लेस वाटर, फॉर्मर वाले में कम पानी है, देन द लेटर, लेटर कौन सा है, जी। तो लेटर मतलब बाद वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाला। तो एच में कम है जी से, तो एच में अगर कम है जी से, तो आपने देखा एच में कम हो गए जी से, और जी और एच में 2 डिब्बे आ भी गए, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है, जी में जे से 3 लीटर अधिक पानी है, जी में जे से 3 अधिक है, तो 4 ये, तो 7 लीटर पानी इसमें होगा जी में, ठीक है। के और टी में पानी की कुल मात्रा 19 है, तो के और टी में कुल मात्रा 19 है, तो के और टी का सम जो बनेगा वो 19 बनेगा, के प्लस टी बराबर 19। अब देखा जाएगा कैसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, व्हाट मे बी द क्वांटिटी ऑफ ड्रम यू, यू की क्वांटिटी क्या हो सकती है, यू की क्वांटिटी क्या हो सकती है, यदि के में
इफ द क्वांटिटी ऑफ ड्रम के हैज ओनली एन इवन नंबर, यदि के में इवन नंबर आए, के में यदि इवन नंबर आए तो यू की क्वांटिटी क्या हो सकती है? तो अब भाई ये तो समस्या वाली बात हो गई, समस्या वाली बात हो गई। 7 तो ये हो गया। अब के और टी का 19 बनेगा। अब के और टी का 19 बनेगा, के में केवल इवन नंबर आ सकता है। तो 19 का मतलब ये हो गया कि 7 से ज्यादा तो टी में आएगा। अब 7 से ज्यादा अगर आएगा तो 8 भी हो सकता है ना। अब थोड़ा सा लॉजिकल सोचना, टी में अगर 8 हुआ तो के में 11 हो जाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे इवन चाहिए। अब टी में अगर 9 हुआ, टी में अगर 9 हुआ, है ना, तो के में 10 हो जाएगा, ये पॉसिबल है ना। तो के में 10 तो पॉसिबल है। तो उसने मुझसे पूछा है कि व्हाट मे बी द क्वांटिटी ऑफ ड्रम यू, यू की क्वांटिटी क्या हो सकती है, यू की क्या हो सकती है यदि के में ओनली इवन नंबर आएगा। और पॉसिबिलिटी देखो, अगर टी को मैंने 10 किया, अगर टी को मैंने 10 किया, 8 9 10, तो के कितना हो जाएगा 9, और जबकि के में तो ज्यादा होना चाहिए। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है कि के में होगा 10, के में होगा 10 फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली, और टी में होगा 9 फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये जो डेटा है 10 और 9, ये केवल इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड है। तो यू की क्वांटिटी 10 से ज्यादा होगी। अब यू की 10 से ज्यादा होगी तो 10 से ज्यादा वाली क्वांटिटी 13 लीटर दिख रही है, ऑप्शन नंबर बी। बताओ क्वेश्चन कितना प्यारा था ये। तो ये सोचने वाला क्वेश्चन था, इसको बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना ये क्वेश्चन को सोचने में और करने में लगेगा। अच्छा क्वेश्चन था। हाउ मेनी ड्रम्स आर केप्ट बिटवीन टी एंड द ड्रम विच में हैव 6 लीटर। टी और जिसमें 6 लीटर हो सकता है उसमें कितने ड्रम रखें? देखो टी अपना ये गया। अब 6 लीटर डी में हो सकता है क्योंकि 4 और 7 के बीच में 6 ही आएगा डी। तो टी और डी में एक ड्रम आ रहा है, एक का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि नंबर सीरीज का है, और इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला गया है मेरे भाई कि इफ द डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द राइट एंड विद इन द नंबर, मतलब नंबर के विद इन डिजिट्स को असेंडिंग में लगा दो राइट एंड से। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे देखो 316 है, अगर आप इसकी डिजिट्स को असेंडिंग में लगाओगे, कैसे लगाओगे? असेंडिंग में, राइट एंड से विद इन नंबर। राइट एंड मतलब क्या है? 6 अपना क्या है? राइट एंड, और 3 अपना क्या है? लेफ्ट एंड। अब नंबर के विद इन जब इन डिजिट्स को असेंडिंग में लगाओगे राइट एंड से, तो ये क्या बनेगा? 3, सॉरी असेंडिंग में 1136 बनेगा, है ना। क्या बनेगा? 136, 136। तो आपने एक पैटर्न नोटिस किया, जब आपने राइट से असेंडिंग में लगाया तो लेफ्ट से ये डिसेंडिंग में लग रहा है। तो आप बस इतना करना कि असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग में लगा देना हर नंबर को लेफ्ट से, बस इतना करना। ठीक है, उसके बाद बोला है एंड द न्यू नंबर दस फॉर्म्ड आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। उसके बाद सभी नंबर को डिसेंडिंग में लगा दिया गया है, डिसेंडिंग में लेफ्ट से। तो कौन सा नंबर लेफ्ट से तीसरा होगा? तो लेफ्ट से तीसरा मतलब ये वाला नंबर बताना है, तीसरे नंबर पे कौन आएगा। तो जब मैं इनकी डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा, क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि इनकी डिजिट्स को असेंडिंग में लगवा रहा है राइट हैंड से, तो असेंडिंग में लगाऊंगा तो लेफ्ट से वो डिसेंडिंग में लग जाएंगी डिजिट्स, और डिसेंडिंग में लगने के बाद वो पूरे नंबर को डिसेंडिंग में लगाना है। तो आप एक चीज देखो, डिसेंडिंग का मतलब हो गया सबसे बड़ी डिजिट से स्टार्ट होना। तो लेफ्ट से तीसरा कौन सा बनेगा? सबसे पहले आपका ये नंबर आएगा 5 7 वाला, 7 से स्टार्ट होगा, सबसे पहले ये आएगा लेफ्ट हैंड से, सबसे पहले ये आएगा 7 वाला। फिर 7 के बाद बड़ी डिजिट होती है 6, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 के बाद 5 है, 6 के बाद 3 और 6 के बाद 5 है। तो दूसरे तीसरे नंबर पे ये दोनों आएंगे और इन दोनों में से चुनना है कौन सा आएगा। तो 654 और 653, तो 654 पहले आएगा और ये 653 तीसरे पे आएगा। तो आंसर हो जाएगा 635। आप इसको चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं, एक एक स्टेप। मैं क्या करता हूं कि मैं स्टेप्स को मतलब हटा देता हूं, मैं उनको इग्नोर कर देता हूं और माइंड में ही कैलकुलेट करता हूं। और यही आपको करना, यही टेक्निक आपको आनी भी चाहिए अगर आपको टाइम बचाना है तो। ठीक है, 18 पे आओ। पहली और तीसरी डिजिट इंटरचेंज कर दे, हर एक नंबर में पहली तीसरी को इंटरचेंज कर दिया जाए। ठीक है, देन द सेकंड एंड द थर्ड डिजिट ऑफ द नंबर आर दस फॉर्म द इंटरचेंज। फिर जो नंबर बन के आएगा उसकी दूसरी और तीसरी को इंटरचेंज करो। तो इस केस में क्या होता है ना, जब आपको दो दो बार इंटरचेंज करा रहा है, तो आप किसी एक नंबर को पहले इंटरचेंज कर लो और उससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा चल क्या रहा है। जैसे पहली और तीसरी डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो 613 बनेगा। देन द सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ द न्यू नंबर, नए नंबर की दूसरी और तीसरी डिजिट को इंटरचेंज करो तो ये बनेगा 631। क्या बनेगा? 631। ठीक है, ये बनेगा। अब आपने क्या देखा, 316 से क्या बन गया? 631। 316 से क्या बन गया? 631। तो आपने ये देखा कि ये सारी डिजिट एक एक आगे शिफ्ट हुई है। देखो साइक्लिक ऑर्डर में 6 को एक आगे शिफ्ट कर दिया, 3 को एक आगे शिफ्ट कर दिया और 1 को एक आगे शिफ्ट कर दिया। तो साइक्लिक ऑर्डर में एक एक शिफ्ट हो रही है। वही इन सब में होगा, 3 सबसे पहले आएगा, 2 दूसरे पे, 4 बाद में, ऐसे बनेगा। तो कौन सा नंबर सेकंड लोएस्ट होगा? तो सेकंड लोएस्ट का मतलब हो गया जो सबसे छोटी डिजिट से स्टार्ट होगा, जो सबसे छोटी डिजिट से स्टार्ट होगा।
तो सबसे छोटी डिजिट से जो स्टार्ट होगा वो आएगा, तीसरा नंबर पहले पे शिफ्ट हो जाएगा। आपने देखा तीसरा जो डिजिट था वो पहले पे शिफ्ट हो रहा है, तो तीसरा नंबर पहले पे शिफ्ट, एक तो ये 2 से स्टार्ट होगा और 3 से स्टार्ट होगा, है ना। तो 2 सबसे छोटा और 3 दूसरा छोटा, तो आंसर 243 हो गया। बात खत्म, खेल खत्म। कोई टाइम लगाना ही नहीं है इसमें कि हम इतना पूरा इसमें हर एक नंबर में चेंज करें, कोई काम करना ही नहीं है। बस आपको मैंने समझाने के लिए ये बताया था, और एक समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ जाएगा। 19th पे आओ। सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर इज ड्रॉप, हर एक नंबर की दूसरी डिजिट को ड्रॉप कर दो, दूसरे नंबर हर नंबर की दूसरी डिजिट को ड्रॉप कर दो, और फिर पहली और आखिरी डिजिट इंटरचेंज कर दो, पहली और आखिरी इंटरचेंज कर दो। फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द सेकंड हाईएस्ट, कौन सा सेकंड हाईएस्ट बनेगा? सेकंड हाईएस्ट मतलब जो बड़े से स्टार्ट होगा। तो देखो ये इंटरचेंज करूंगा, 6 से स्टार्ट होगा, ये तो 3 से होगा, ये 2 से होगा, हटाओ, ये 5 से होगा, हटाओ, ये 6 से होगा, तो 64 ये बनेगा और ये बनेगा 63। तो 64 63 में सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? 63 है। तो 63 316 से बना है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है। चलो 20th पे आते हैं। इफ ऑल द डिजिट्स फ्रॉम ऑल द नंबर आर अरेंज कंटिन्यूअसली इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यदि ऑल द डिजिट्स, जितनी भी डिजिट्स हैं सभी नंबर की निकाल ली जाए और कंटिन्यूअसली विदाउट एनी गैप असेंडिंग में लगा दी जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज थर्ड लेफ्ट ऑफ द डिजिट विच इज 7 फ्रॉम राइट, 7 राइट। तो 3 और 7 10 हो गया, राइट से 10वां देखना है। अब जब लेफ्ट से असेंडिंग में लगाओगे तो राइट से वो नंबर कैसा बन जाएगा? राइट से डिसेंडिंग में बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? आपको सभी डिजिट्स को असेंडिंग में लगाना है लेफ्ट से, तो जब लेफ्ट से असेंडिंग में लगाओगे बढ़ते हुए क्रम में, तो राइट से डिसेंडिंग में लग जाएगा घटते हुए क्रम में। तो राइट से 10वां देखना है, तो राइट से 10वां देखो कौन सा बनेगा। सबसे पहले 7 काउंट होगा कि सबसे बड़ी ये है पहला, और 10 काउंट करना है। अच्छा 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 3 15, 15 है। 15 का मतलब ये हो गया कि राइट से 10वां मतलब लेफ्ट से छठा हो जाएगा, लेफ्ट से छठा हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट से छठा देख लेते हैं, लेफ्ट से छठा देख लेते हैं हम लोग, कौन सा जो असेंडिंग में लगेगा। तो असेंडिंग में 1 पहला तो ये होगा, 1 1 के बाद फिर 2 है क्या, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, है ना। 5 के बाद 6, ये 3, तो 3 ही आना चाहिए आंसर, 3 होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आप इसको अपने तरीके से करेंगे तब भी 3 ही मिलेगा, और हम थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लेके चलते हैं टाइम बचाने के लिए। ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर सही क्या बनेगा, इसका सही आंसर क्या बनेगा, आप कमेंट करके बताना। और कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आई हो आज के सेशन में, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट अपने क्वेरी रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मेरे पे इस व्हाट्सएप नंबर से। सेशन अच्छा लगा हो, अप्रोचेज अच्छी लगी हो, मेथड अच्छे लगे हो, तो लाइक करना, चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अपने अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं शाम को 7 बजे पजल के सेशन में, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सो दैट यू वोंट मिस एनी फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।